बात करेंगे जी ओ लेवल के कंप्यूटर पेपर वन की। हाँ जी, मैं सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, यहाँ पे पेपर सॉल्व किया जाएगा। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि कंप्यूटर के आपके पास दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन आपके पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और पेपर टू जो है वो आपके पास एल्गोरिथम है, जो आपका 7 to 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो वन है, इसमें 1 to 6 आपके पास चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, और दूसरे में 7 to 10 आते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो पेपर वन की करेंगे। ये इसका जो टाइम है वो 1 hour and 45 minutes है, ठीक है, और जो टोटल मार्क्स है वो 75 हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास कोई किसी किस्म की चॉइस नहीं है, ठीक है। यूज़ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन, ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ यूज़ नहीं करना। पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डायग्राम और ग्राफ, ठीक है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। राइट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट्स नंबर इन द बॉक्सेस एट द टॉप ऑफ द पेज। जहाँ आपको स्पेस गिवन है ये देख सकते हैं, यहाँ कैंडिडेट नेम आएगा, यहाँ पे आपका सेंटर जहाँ पे आपका पेपर है उसका नंबर आएगा, यहाँ पे कैंडिडेट नंबर जिसको आप रोल नंबर कह सकते हैं वो आएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप आ जाए, राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपके पास हर क्वेश्चन के अगेंस्ट स्पेस गिवन होगी, आपने वहीं पे उसको सॉल्व करना है। डू नॉट यूज एन रेजेबल पेन और द करेक्शन फ्लूइड, ठीक है जी। डू नॉट राइट ऑन एनी बारकोड, ठीक है, कुछ भी आपको अलाउ नहीं होता है। कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज इन दिस पेपर, पेपर वन में आपको ये अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप जो टोटल पेपर है वो 75 मार्क्स का है। द नंबर ऑफ द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और पार्ट क्वेश्चन इज शोन इन द ब्रैकेट। क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में इस तरह के आपके मार्क्स जो है वो मेंशन होंगे कि ये पार्ट कितने मार्क्स का है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर यूजिंग अ ब्रांड नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस और हार्डवेयर। आपको मतलब जस्ट टू द पॉइंट आंसर करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी पेपर के ऊपर। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ये 2025 का है, यानी लास्ट ईयर का पेपर है आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास क्या है, द साइज ऑफ अ फाइल कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट डाटा स्टोरेज यूनिट्स। टिक वन बॉक्स टू शो द स्मॉलेस्ट डाटा स्टोरेज यूनिट। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास बाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट्स, ऑप्शन सी है किलोबाइट्स, ठीक है जी। उसके अलावा है निबल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इसके जो मार्क्स हैं वो सामने ब्रैकेट्स में यहाँ मेंशन है। इसी के बी पार्ट के ऊपर आ जाए जी। स्टेट हाउ मैनी TIB आर इक्वल टू 2 PIB, ठीक है जी। अब कितने इक्वल होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 1 TIB है ये इक्वल टू होता है 1024 PIB के, ठीक है। तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि जो ये है वो कि 2 के कितने के इक्वल होगा। तो डेफिनेटली इसको हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जो आपके पास क्या बन जाएगा 2048। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 2 PIB जो इक्वल टू है वो किसकी इक्वल है 2048, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है जी, 2048। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी वर्किंग वगैरह जो है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा द साइज ऑफ अ फाइल नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। अब आपने अपनी फाइल का जो साइज़ है वो रिड्यूस करना है। गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल। प्रोसेस कौन सा होता है सबको पता है, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, डाटा कंप्रेशन, ठीक है, कि आपने उसको कंप्रेस करना है और कंप्रेस करने के बाद आपके पास वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी, इसी का सेकंड पार्ट है सी का ही। वन रीज़न द साइज ऑफ द फाइल मे नीड रिड्यूसिंग इज सो दैट इट हैज़ अ शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम। गिव वन रीज़न वाई द साइज ऑफ अ फाइल मे नीड रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे आपने रीज़न लिखनी है। एक ही रीज़न आपने लिखनी है, इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न ये है कि लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द फाइल, लेस स्टोरेज स्पेस, मीट द ईमेल साइज, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी लेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ताकि वो आपकी स्टोरेज डिवाइस को क्या कर देगा, लेस कर देगा। यानी कि आप अगर वो 1 MB है तो वो हो सकता है 500 KB हो जाए,
ठीक है, तो इस तरह से वो उसको कम कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए जी, इसके अंदर वो कहता है अ क्लॉथ स्टोर्स हैज़ अ टिकट सिस्टम टू अलाउ द कस्टमर टू स्पीक टू अ पर्सनल शॉपर। द टिकट डिस्प्लेज अ टिकट नंबर इन हेक्साडेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 11B। ठीक है जी। द टिकट सिस्टम हैज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स अ पेपर टिकट। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस अ पेपर टिकट। तो आपको पता है ये हार्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हार्ड फॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है वो क्या है, वो प्रिंटर है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, इसी के बी पार्ट के ऊपर आ जाएं। ईच टिकट नंबर इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी नंबर इन द टिकट मशीन। Two ticket numbers are 14B and 97A. Convert the two tickets number for the hexadecimal to binary। अच्छा, ये अब कन्वर्जन है, कन्वर्जन डेफिनेटली आपको आती है। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या करना है जी, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर जाना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाएं पहले। ठीक है, और फिर आप डेसिमल से चले जाएं कहाँ पे, बाइनरी पे। तो ये जो मेथड है ये आसान मेथड है। इसके अलावा भी अगर आप कोई मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें कोई जो है वो इशू नहीं है। ठीक है जी। अब इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट का और सेकंड का, वो मैंने क्योंकि कैलकुलेशन करके रखी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो आएगा 0001 एंड 0100। ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपने मैच कर लेना है। ठीक है, और 1011। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं ये 1 की बाइनरी है। ठीक है, ये 4 की बाइनरी है और ये B की बाइनरी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे का भी देख लेते हैं 97A का। तो 9 की जो बाइनरी है वो आपके पास है 1001 और आगे 7 है तो 7 की आपको पता है 111 होती है। ठीक है, और आगे A है। ठीक है, तो A की बाइनरी आपको पता है 1010 होती है। ठीक है जी, तो ये आपकी कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं जी इसी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, गिव 2 रीजंस व्हाई टिकट नंबर इज डिस्प्लेड एज अ हेक्साडेसिमल इंस्टेड ऑफ द बाइनरी। अब सिंपल सी बात है, बाइनरी के अंदर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर आप हेक्साडेसिमल के अंदर इजी टू अंडरस्टैंड है। तो सबसे पहला तो ये है, इसके अंदर सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप उसको इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है कि बाइनरी के अंदर आप उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी। अच्छा, एक रीज़न आपकी ये होगी। उसके अलावा अब दूसरी रीज़न इसकी क्या हो सकती है, दूसरी रीज़न ये है कि टेक अप लेस स्पेस ऑन द टिकट। ठीक है, लेस स्पेस भी कह सकते हैं, शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अप टू यू है। तो मेरे ख्याल में इसको शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, क्योंकि बाइनरी तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको आप कह सकते हैं शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है। सी पार्ट के ऊपर आ जाए जी। अब वो कहता है जी द टिकट नंबर कुड आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेंडरी नंबर। यानी कि अब ये 2 नंबर गिवन है और अब आपने हेक्साडेसिमल टू डेंडरी इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सेम वही मेथड है, आप इनको मल्टीप्लाई करके बेस के साथ क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। जो फर्स्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा 44। ठीक है, ये आपने मैच करने हैं जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे। और जो इसका सेकंड आएगा वो आएगा 267। ठीक है जी, ये 2 इसके आंसर आएंगे। अच्छा, इसी का नेक्स्ट देख लें, 2 डेनरी नंबर इनटू द हेक्साडेसिमल। तो अब डेनरी नंबर 2 हेक्साडेसिमल आपने जाना है तो आप इसको डायरेक्ट जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 16 के साथ। ठीक है, आप 16 के साथ डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 6D आएगा, और जो दूसरे का आपके पास आंसर आ रहा है वो 19F आ रहा है। ठीक है जी, 19F। तो ये आप जब करेंगे, स्पेस आपके पास गिवन है, इसको आपने ना डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 109 को 16 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर आता रहेगा और वो रिमाइंडर एट द एंड आपका आंसर होता है। अच्छा जी, ये ख़त्म हो गया जी। अब आ जाएँ अगले के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो कहता है जी एन इमेज इज़ कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी। कंप्यूटर ओनली विल अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। कंप्लीट द टेबल
with the missing terms and definition about representing an image. अच्छा, this is the smallest component of the image. Image आपको पता है is a combination of the pixels, ठीक है, dots, तो यहाँ पे आ जाएगा पिक्सल, ठीक है जी। ये 2025 का पेपर है, ये इसको आपने बहुत ही गौर से करना है जी। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं जी, रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन को आपने डिफाइन करना है, नंबर ऑफ पिक्सल्स हाई बाय द नंबर ऑफ पिक्सल्स वाइड, ठीक है, या नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज भी आप इसको कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल्स। तो ये आप लिखते हैं, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, वो आपकी क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ जी, दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू क्रिएट ईच कलर इन एन इमेज। नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, तो इसको आप कलर डेप्थ भी कहते हैं और बिट डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, कलर डेप्थ भी और बिट डेप्थ भी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपके पास। अच्छा जी, लास्ट पार्ट आप इसका देख लीजिए, कहता है दिस इज द एडिशनल डाटा that is stored with an image that can provide information such as time and date of the image. Actually it's a data between data about the data, ठीक है। तो डाटा अबाउट डाटा को हम मेटा डाटा भी कहते हैं, ठीक है, आप इसको मेटा डाटा भी कह सकते हैं और आप इसको हेडर भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों नाम है इसके, आप मेटा डाटा कह लें या आप इसको हेडर कह लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी, अ रेस्टोरेंट एज एन इलेक्ट्रॉनिक ordering system, the system allow customers to select the food they want to order. The data for the order is transmitted across their network to the computer in the restaurant kitchen, ठीक है जी। लॉजिक समझ आ गया आपको। अब वो सबसे पहले कहते थे डाटा इज सेंट यूजिंग अ सीरियल फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स आपको पता है कि वी कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम बोथ साइड एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसके अपनी रीज़न बतानी है कि वाई सीरियल फुल डुप्लेक्स इज सूटेबल, ठीक है, उसने मतलब सीरियल को ही क्यों किया। तो उसमें सबसे पहली रीज़न आप ये लिख सकते हैं कि जी सीरियल इज सूटेबल एज डाटा मे बी ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरी रीज़न आप ये भी लिख सकते हैं, सीरियल इज सूटेबल टू मेक श्योर दैट बिट्स डोंट अराइव इन ऑर्डर, ठीक है, और अराइव स्क्यूड, कुछ भी आप कह सकते हैं। सीरियल इज सूटेबल एज देयर इज लेस चांस ऑफ एरर, ठीक है जी, और एज अ सफिशिएंट ट्रांसमिशन स्पीड आर नॉट मच डाटा बिंग। तो इसमें एक तो चले आप शॉर्ट ये लिख दें कि लेस चांस ऑफ एरर, ठीक है, आपके पास जो है वो एरर आने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है, लेस चांस ऑफ एरर, ठीक है, एक रीज़न आप ये लिख दें। दूसरी रीज़न आप इसके अंदर मैंने आपको जो बताई है, डाटा में भी ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो वो इसके लिए बेस्ट होती हैं आपके पास जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होती है, ठीक है जी। ये दो रीजंस आपने लिख दी और आपके 2 नंबर जो है वो पक्के हो गए। अच्छा, आगे एक रीज़न आपने लिखनी है जी, वन इम्प्रूवमेंट दैट दैट वुड बी मेड टू द डाटा ट्रांसमिशन इफ़ पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ यूज्ड इंस्टेड। अच्छा, अगर हम इसको पैरेलल में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा। फुल डुप्लेक्स is suitable as data needs to go between the customer and kitchen computer, or you can say data needs to go in both directions, so notifications of error can be sent back to the customer, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बता दी। अब जो ये है इसमें क्या है कि जी डाटा में बी ट्रांसमिटेड फास्टर, ठीक है, आपको पता है कि पैरेलल में क्या होगा कि मल्टीपल्स जो है वो आपस में चलती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा में भी ट्रांसमिट फास्टर, ठीक है। तो इसकी जो मेन इसको होगा इम्प्रूवमेंट आएगी वो यही आएगी कि ये फास्टर मूव करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी का बी पार्ट है, अ चेक सम इज़ यूज टू चेक द डाटा फॉर एरर्स आफ्टर द डाटा ट्रांसमिशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द चेक सम। अब ये चेक सम का जो प्रोसेस है वो आपने बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड फॉर्म यूजिंग द डाटा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कैलकुलेट कर लेना है डाटा को,
ठीक है, जो आपके पास आ रहा है, जो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट डाटा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपके पास ये है। दूसरा ये है कि चेक सम वैल्यू इज़ ट्रांसमिटेड विद द डाटा, ठीक है। जो चेक सम की वैल्यू है वो आपने डाटा के साथ भेजनी है, चेक सम वैल्यू, ठीक है, ये आपने उसके साथ भेजनी है, ठीक है जी। दूसरा स्टेप इसका ही है। तीसरा ये है कि चेक सम वैल्यू इज़ रीकैलकुलेटेड आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है। रिसीविंग एंड के ऊपर आपने उसको दोबारा रीकैलकुलेट करना है, ठीक है, रीकैलकुलेट करना है। और ये कौन करेगा? ये आफ्टर ट्रांसमिशन रिसीविंग साइड पे ये काम होगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये है कि इफ़ चेक सम वैल्यू डू नॉट मैच द एरर इज़ डिटेक्टेड, ठीक है। अगर तो वैल्यू मैच नहीं कर रही, ठीक है, अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू रिसीवर और सेंडर है, ठीक है, तो फिर आपने उसको क्या करना है? दोबारा सेंड करना है, ठीक है। आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है अगेन डाटा सेंडिंग की, ठीक हो गया जी। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगेन आपने डाटा सेंड करना है उसको। तो ये प्रोसेस होता है जी इसका। अच्छा, इसी के बी पार्ट के ऊपर आ जाएं। आइडेंटिफाई वन अदर एरर डिटेक्शन मेथड दैट कुड बी यूज टू चेक फॉर द एरर। चेक सम के अलावा आपने एक एरर का जो है वो नाम बताना है, कुछ भी हो सकता है, पैरिटी बाइट हो सकता है, इको चेक हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलो मैं इको चेक लिख देता हूँ जी। डिफरेंट मेथड होते हैं, आपको पता ही है, तो इसमें से किसी एक का नाम आपने लिखना है, तो हम इको चेक लिख देते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, सी पार्ट के अंदर कहता है जी कस्टमर आल्सो ऑर्डर फूड फ्रॉम होम यूजिंग द इंटरनेट। द डाटा फॉर देयर ऑर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू द पैकेट्स एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट टू द कंप्यूटर इन द रेस्टोरेंट किचन। टिक वन बॉक्स टू शो विच आइटम वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैकेट हेडर। पैकेट हेडर के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती? डेस्टिनेशन एड्रेस डेफिनेटली होगा, ओरिजिनेटर एड्रेस डेफिनेटली होगा, पैकेट नंबर भी डेफिनेटली होगा। तो द ओनली द पे लोड, ठीक है, पे लोड एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आपकी नहीं होगी, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे आप आ जाएं, इसी का पार्ट 2 है सी का, ठीक है। इसके अंदर वो क्या कहता है जी, द पैकेट और पैकेट्स ऑफ डाटा मे नीड टू बी री ऑर्डर्ड व्हेन दे अराइव एट द कंप्यूटर इन द रेस्टोरेंट किचन। एक्सप्लेन व्हाई द पैकेट ऑफ द डाटा मे नीड टू बी री ऑर्डर्ड। तो क्यों होगा जी पैकेट्स अराइव इन द रॉन्ग ऑर्डर? एक तो रीज़न ये है कि अगर वो ठीक ऑर्डर के अंदर नहीं पहुंचा तो डेफिनेटली वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया रॉन्ग ऑर्डर के अंदर वो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है जी। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि ईच पैकेट को टेक अ डिफरेंट रूट, ठीक है, जो पाथ है वो आपका सेम नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है, पाथ चेंज होने की वजह से भी हो सकता है जी यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है जी, सम पैकेट्स में टेक लॉन्गर देन अदर, ठीक है, यानी कि ये वही रॉन्ग ऑर्डर वाली बात आ जाएगी। सम पैकेट्स में नॉट अराइव और बी करप्टेड, ठीक है, डाटा लॉस के जो चांसेस हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, कि डाटा लॉस हो गया हो कुछ पैकेट्स में से, तो वो एक रीज़न हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाए जी अपना क्वेश्चन नंबर 5। डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द CPU इन अ कंप्यूटर दैट हैज़ अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है जी। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर टेबल दैट मिसिंग द, ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके अंदर आपको पता है क्या स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग, ठीक है जी, स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने जो है वो लिख लेनी है जी यहाँ पे, दैट इज बीइंग, ये इसकी आ गई। दिस इज द प्रोसेसिंग यूनिट विद इन द CPU दैट कैन फैच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये आपको पता है ये क्या होता है, ये एक्चुअल में कोर होता है जो कि ये सारे काम करता है। सो द आंसर इज कोर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स दैट बी प्रोसेस्ड बाय द CPU। अब इन सब कमांड्स को जब आपस में हम मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट।
अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है जी कैश और यू कैन से कैशे एंड एक्यूमुलेटर। इन दो को आपने करना है। तो कैशे आपको पता है क्या करता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा को स्टोर करता है। ठीक है जी, स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली डाटा और इंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्कुल जो लेटेस्ट आपने की है उसको वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें। ठीक है जी, ये आ जाएगा कैश के अंदर। अच्छा, एक्यूमुलेटर ये आपको पता है रजिस्टर है और उसका काम क्या होता है, स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ द इंटायरम कैलकुलेशन। ठीक है, स्टोर द रिजल्ट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी आपने कैलकुलेशन की है तो उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपके पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। अच्छा जी, ऑप्शन बी पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू दैट रिस्पॉन्सिबल। अब आपको पता है कि दो ही कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, ALU एंड CU। ALU तो डेफिनेटली अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेगा, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो एक ही बचता है पीछे, एंड दैट इज CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, सी पार्ट के ऊपर आ जाए। एक्सप्लेन हाउ द क्लॉक स्पीड कैन इफेक्ट द प्रोसेस। डेफिनेटली बहुत इफेक्ट करती है वन क्लॉक पल्स FDE cycle is performed, the clock speed is the number of the FDE cycle performed in a second। ठीक है, तो बहुत सी रीजंस है इसकी, आपने कोई से 3 लिखनी है। ठीक है जी, तो इफ़ क्लॉक स्पीड इज इंक्रीज मोर FDE cycles be performed, if the clock speed is increase it can improve performance। ठीक है जी, पहला हम लिख देते हैं स्पीड इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, स्पीड इसकी जो है वो इम्प्रूव होती है इससे। ठीक है, दूसरा ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। ठीक है, क्लॉक स्पीड आपकी जो है वो फास्ट होगी। तो ये आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, ये आप वहाँ से भी इसकी रीजंस को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी हाई कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है जी, डाटा कैन बी इनक्रिप्टेड यूजिंग द एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट द एसिमेट्रिक, यूज द टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट। ये गिवन है और नीचे पैराग्राफ गिवन है। ठीक है, इनमें से आपने इसको लगाना है। सो डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग इंक्रिप्शन की, दिस इज द टाइप ऑफ एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल्गोरिदम आएगा जी, यहाँ पे आप लिख देंगे एल्गोरिदम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या जी, ये आपके पास हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो प्लेन टेक्स्ट आएगा। किधर है जी, दैट स्क्रैम्बल्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेन टेक्स्ट एंड टर्न्स इट इनटू साइफर टेक्स्ट। वो डेफिनेटली उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है साइफर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है जी, अच्छा, दिस मेक्स द डाटा डैश, तो ये उसको क्या कर रहा है, मीनिंगलेस कर रहा है, क्योंकि अब वो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मीनिंगलेस। ओके, नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, अ डैश इज द की यूज टू इनक्रिप्ट द डाटा। ये पब्लिक और प्राइवेट की दोनों हो सकती हैं। ठीक है जी, पब्लिक की और प्राइवेट की, ये दिया हुआ है पब्लिक की। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक की। ठीक हो गया जी, अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, द की, दिस की कैन नॉट बी यूज टू डिक्रिप्ट द डाटा, डैश की इज यूज टू डिक्रिप्ट, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट की होती है आपके पास। ठीक है, अब ये प्राइवेट की आपकी आ जाएगी। ओके, एनी डिवाइस इज एबल टू रिक्वेस्ट द डैश की, पब्लिक की। ठीक है जी, अच्छा, बट ओनली योर डिवाइस नोज द डैश की, लेकिन आपकी डिवाइस को तो सिर्फ प्राइवेट की पता होती है ना, पब्लिक की तो उसको पता ही नहीं होती, वो तो सेंडर के पास है, आप रिसीवर हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए जी इसके पार्ट बी के ऊपर। डाटा कैन आल्सो बी इनक्रिप्टेड यूजिंग द सिमेट्रिक।
गिव वन रीज़न वाई पर्सन वुड यूज़ एसिमेट्रिक इंस्टेड ऑफ द सिमेट्रिक। तो उसने वो क्यों नहीं किया? तो इसके अंदर जो एसिमेट्रिक है, इसके अंदर जो आपकी प्राइवेसी है वो हाई होती है और आपका जो डाटा है वो मोर सिक्योर होता है। सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस वन। सो इट्स अ मोर सिक्योर डाटा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A student computer as the primary storage. Primary means temporary storage, and one example of the primary storage is the RAM or random access memory. Identify one other. इसके अलावा आपने एक बतानी है, कैश। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसको कैशे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन है वो कैश है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई रैम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो वो क्यों एग्जाम्पल है? डेफिनेटली क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है बाय द CPU और सेकेंडरी जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक रीज़न आप ये लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑल सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोलेटाइल की, एंड रैम इज़ द वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है ये, ठीक है। एक तो डेफिनेटली इसकी ये रीज़न है बड़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो ये क्या है, असेस कर सकते हैं आप इसको। दूसरा ये है कि ये आपके पास एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है जी। और तीसरी रीज़न अगर आपने लिखनी है तो वो आप मतलब ये भी लिख सकते हैं कि जी बाकी जो होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। अच्छा, पार्ट सी पे आ जाइए। पार्ट सी में वो कहता है स्टूडेंट इज़ एडिटिंग अ लार्ज वीडियो फाइल फॉर द प्रोजेक्ट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रैम बिकम्स फुल, दिस मेक्स द कंप्यूटर क्रैश। डेफिनेटली स्पीड स्लो हो जाएगी, हैंग हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? डिस्क्राइब हाउ वर्चुअल मेमोरी कुड बी यूज्ड इन द प्रोसेस टू स्टॉप द कंप्यूटर क्रैशिंग। अब वर्चुअल मेमोरी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। वर्चुअल मेमोरी कैन एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रैम, ठीक है। एक्ट करती है, जस्ट क्या करती है? एक्ट करती है, एक्सटेंशन ऑफ रैम, कि उसने आपकी जो रैम है उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया है, एक्सटेंशन रैम, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी हो सकती है कि जी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ पार्टीशन टू क्रिएट अ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जी पेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रैम टू द वर्चुअल, ठीक है। जो पेजेस हैं वो रैम से वर्चुअल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पेजेस रैम टू वर्चुअल, ठीक है जी, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेज। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो रैम जब फुल हो जाती है तो उसके बाद डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली उसको असेस कर लेते हैं। अच्छा, आ जाए जी पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में वो कहता है जी द कंप्यूटर यूजेस सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। गिव टू फीचर्स ऑफ द सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। कोई सी दो फीचर्स आपने इसके लिखने हैं जी। पहली बात यह है कि नो मूविंग पार्ट, ठीक है। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता आपका, जो कि बाकी हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर होता है, ठीक है। तो एक आप ये लिख सकते हैं, नो मूविंग पार्ट। और दूसरा ये है कि सेमीकंडक्टर चिप होती है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं स्टोरेज डाटा एज इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर चिप लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि ये सेमीकंडक्टर होती है, ठीक है जी। चलो, ये दो रीज़न इसकी होगी। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो एक आप कर लें SD कार्ड कर लें आप, ठीक है। जो मेमोरी कार्ड आपका होता है SD कार्ड वो कर लें, और एक आप सॉलिड स्टेट डिस्क कर लें SSD, ठीक है। ये दो आपके पास ये होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8। रोबोट is used to move car parts in the factory. One characteristics of the robot is that it has a mechanical structure. Give one other character of the robot. तो आप कह सकते हैं it can move, ठीक है, सिंपल सा it can move, ये भी तो उसका एक करेक्टर है ना। अच्छा, द रोबोट एज द firmware state what is mean by the, अब firmware की आपने डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। firmware means permanent instructions or software that is programmed into or stored in the RAM. ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं जी that allow hardware to be controlled, ठीक है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, आप ये लिख दें, ये थोड़ी आसान लग रही है मुझे। हार्डवेयर कंट्रोलर होता है जी ये, ठीक हो गया।
अच्छा, पार्ट सी के ऊपर आ जाए जी। Interrupts are generated when the robot is operating in the factory. Give two examples of the interrupts that may generate during the operations. तो इसमें कुछ भी हो सकता है, एमरजेंसी स्टॉप हो सकता है, हार्डवेयर एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, बैटरी लो हो सकती है। ठीक है, हम इसमें लिख देते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एरर। ठीक है, या सॉफ्टवेयर एरर लिख दें और बैटरी लो लिख दें। ठीक है, ये डिफरेंट इसके चीज़ें हैं जो इसके अंदर हो सकती हैं, या हार्डवेयर एरर भी आप इसके अंदर जो वो लिख सकते हैं। बहुत सी रीजंस हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, पार्ट डी पे आ जाएं जी। पार्ट डी में कहता है गिव टू एडवांटेजेस ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री यूजिंग द रोबोट टू मूव्स द कार पार्ट। तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है कि नो नीड टू लिफ्ट द हैवी कंपोनेंट्स। ठीक है, नो नीड टू लिफ्ट हैवी। ठीक है, कुछ भी आपको भारी उठाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और दूसरा ये है कि इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं यहाँ पे। डोंट नीड टू बी इन एनी डेंजरस एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्कर्स डोंट नीड टू परफॉर्म अ बोरिंग। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेस इंजरीज आप लिख सकते हैं, जब वो भारी चीज़ ही नहीं उठाएंगे तो डेफिनेटली उनको इंजरीज़ के चांसेस भी जो है वो कम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट ई। पार्ट ई में वो कहता है जी द रोबोट हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली अडॉप्ट देयर ऑन प्रोसेस, स्टेट द नेम ऑफ द एबिलिटी डिस्क्राइब्ड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द सिंपल इज मशीन लर्निंग। ठीक है, जो खुद से करता है, मशीन लर्निंग। है जी मशीन लर्निंग। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आपका पेपर का। ईच एम्प्लॉय इन अ फाइनेंस कंपनी हैज़ अ कंप्यूटर एंड एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अकाउंट। ठीक है जी। ईच कंप्यूटर एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। वन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द मेमोरी। बिल्कुल ठीक है जी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से काम करता है, एलोकेट एंड डी एलोकेट द मेमोरी। ठीक है, ये आपको एलोकेशन करता है। एक आप लिख दें, एलोकेट करता है आपको स्पेस और मेमोरी। दूसरा ये है कि क्रिएट्स अ मेमोरी पार्टीशन, क्रिएट्स अ वर्चुअल मेमोरी, ट्रांसमिट पेज बिटवीन द रैम एंड रोम। ठीक है, तो बिटवीन रैम एंड रोम भी इसका काम होता है। ठीक है, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है रैम एंड रोम को। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जी वर्चुअल मेमोरी जो जनरेट हमने करने की बात की थी वो भी यही करता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। पार्ट बी के ऊपर आ जाएं जी आप। पार्ट बी में वो कहता है जी द फाइनेंस कंपनी इज़ कंसर्न दैट अ हैकर में परफॉर्म अ ब्रूट फोर्स अटैक टू गेन द एक्सेस टू एन एम्प्लॉयज़ अकाउंट। हाउ द हैकर्स वुड परफॉर्म द ब्रूट अटैक। तो वो किस तरह से कर सकता है जी, ट्राई टू फाइंड आउट और गेस पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ होती है वो तो ये होती है कि वो पासवर्ड आपका गेस करता है, और अगर वो लग जाता है तो फिर वो काम आपका ख़राब हो जाता है। तो गेस पासवर्ड एक रीज़न आप इसकी ये लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप कह सकते हैं कि जी कुड यूज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंट हैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनको भी यूज़ करके वो ये काम कर सकता है, यूजिंग हैकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से कोई भी हैकर आपके डाटा को चोरी कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं जी, गिव 3 साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दैट वुड बी यूज टू प्रिवेंट। अच्छा, अब आपने इसको डेफिनेटली रोकना भी है ना, तो आप इसको रोकेंगे कैसे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड ऐसा रखें कि जो आपका नेम, आपकी बर्थडे या कुछ इस तरह का ना हो। ठीक है, या कोई रैंडम ना हो कि जी 1 to 9 लगा हुआ है, ABC लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी रीज़न फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी बायोमेट्रिक आप कर लें। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसको हम कहते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप कर लें। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि मतलब कुछ भी आप अपनी जो आपकी है रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बायोमेट्रिक कर लें।
ठीक है जी, ये आपके पास इसकी बचने के तरीके आ गए। अच्छा, पार्ट सी आ गया जी। पार्ट सी में आप देखें, द कंपनी यूजेज अ डिजिटल करेंसी टू परचेज अ न्यू कार, स्टेट व्हाट इज मीन बाय द डिजिटल करेंसी। तो एक तो आपने डिजिटल करेंसी की डेफिनेशन लिख देनी है, द करेंसी दैट ओनली एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस रियल में नहीं होती, एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली और वर्चुअली, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। ठीक है जी। अच्छा, इसका लास्ट है जी सी का पार्ट 2, द डिजिटल करेंसी यूज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द डिजिटल लेजर, द लेजर हैज़ टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन दैट कैन बी अल्टर्ड, गिव द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन के थ्रू हम ये अपना सारा काम करते हैं। अच्छा, इसी के साथ आपका जो पेपर है 2025 मई एंड जून, ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसकी जो मार्किंग स्कीम है ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पास्ट पेपर किसी को चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस और वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 0314 व्हाट्सएप के ऊपर जस्ट आपने जो आपका प्रॉब्लम है, चाहे आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, तो उसकी जस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने डिस्कस कर लेनी है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बाकी भी जो पेपर हैं इसके वो सारे 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।